देखो लास्ट वाली क्लास में तो ये ईएमएफ डिस्कस हुआ था, इमोशनल ईएमएफ का। आज उसके आगे फैराडेज लॉ को डिस्कस करेंगे। फैराडे लॉ से पहले ना एक टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसको समझो क्या है पहले। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन मैंने लिखी है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन। अभी इसको हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन को आप रीड कर लो कि क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दोनों बातें लिखी है मैंने यहाँ पर। एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट, मतलब एक मैथमेटिकल टर्म है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करोगे आप। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? तो प्रोडक्ट ऑफ किन चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, तो इट इज एवरेज मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप कैपिटल बी से डिनोट करते हो। मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से डिनोट कर लेते हैं। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको, और परपेंडिकुलर एरिया दैट इट पेनिट्रेट्स। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब कि कैपिटल बी और कैपिटल ए से एरिया को डिनोट कर देते हैं और बी से मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर देते हैं। तो दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। बाकी इसका पर्पस क्या है वो आगे लिखा है कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ कन्वीनियंस इन द स्टेटमेंट ऑफ द फैराडेज लॉ। ट्रांसफॉर्मर को एक्सप्लेन करने के लिए और सोलेनॉइड को एक्सप्लेन करने के लिए, काफी मतलब फिजिक्स में कुछ चीजों को समझाने के लिए हम लोगों ने फ्लक्स का एक कंसेप्ट यूज किया। उसके लिए फ्लक्स को डिफाइन कर दिया हमने कि फ्लक्स ऐसे बनेगा, और मतलब मैथमेटिकली इसका एक फॉर्मूला कह दिया कि इट इज बी मल्टीप्लाइड बाई ए, और फाई इसका सिंबल है। मतलब इसको रीड करेंगे PHI फाई से। फाई रीड करेंगे, अगर हिंदी में आप लिखोगे तो फा ई, हाँ फाई। फाई सिंबल है इसका। तो फाई इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड बी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। बी स्टैंड फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, ए स्टैंड फॉर द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और यूनिट क्या बनेगी वो यहीं से देखो आप। इसकी अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ से देखना चाहते हो कि SI यूनिट फ्लक्स की क्या बनेगी, तो स्टैंडर्ड यूनिट में मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट यूज करेंगे। तो टेस्ला हो गया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मल्टीप्लाइड बाय एरिया का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर स्क्वायर, यानी कि टेस्ला मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। या फिर इसको इन दोनों को मिला करके ना एक नया नाम भी दिया है, WEBER, वेबर के नाम से भी बोलते हो आप इसको, और इन शॉर्ट W सफिक्स B से डिनोट करते हैं, वेबर। तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर कहते हैं या वेबर कहते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। दोनों से ही फ्लक्स की स्टैंडर्ड यूनिट्स आती हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को समझना जरूरी है कि एरिया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये कंसेप्ट समझाने के लिए अभी आपको ना और कुछ डिस्कशन करेंगे। देखो इसमें दो इमेजेस बनी हुई हैं। लेफ्ट साइड की इमेज को देखो। जो लेफ्ट साइड की इमेज है उसके अंदर ये जो कुछ एरोज देख रहे हो ना, अगर आपको ये देखा जाए तो ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस बनाया गया है, रेक्टेंगुलर सरफेस। और ये कुछ जो लाइट ब्राउन टाइप के कलर्स में एरो देख रहे हो आप, ब्राउन एरोज जो इस रेक्टेंगल के आर पार जा रहे हैं, रेक्टेंगल के आर पार ऐसे करके। मतलब लेफ्ट साइड से वो एरो आए, रेक्टेंगल के अंदर से क्रॉस करके और बाहर निकल गए आर पार। इसी आर पार को हम लोग यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं पेनिट्रेट। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि एक साइड, मतलब उस रेक्टेंगल के या उस जो भी सरफेस है, जो भी एक सरफेस होता है, उस सरफेस के एक साइड से दूसरे साइड पर आपको जाना है, उसको क्रॉस करता हुआ आर पार जैसे होता है। जैसे आप पेन को पेपर पे अगर हार्डली प्रेस करो तो पेन पेपर के आर पार हो जाएगा, वैसे ही इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के एरो हैं और वो एरो रेक्टेंगुलर एरिया के आर पार जा रहे हैं। लेफ्ट वाले फिगर में यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये रेक्टेंगल है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ, रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर एक लाइन। जो रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर आप लाइन बनाओगे इसको हम लोग फिजिक्स में डिफाइन करते हैं नॉर्मल। मतलब इसको लिखते हैं नॉर्मल टू द एरिया, नॉर्मल टू द सरफेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल टू द सरफेस का मतलब ऐसी लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। लाइन परपेंडिकुलर टू, उस रेक्टेंगल को हम सरफेस के नाम से बोलेंगे, रेक्टेंगल है बट उसको बोलेंगे सरफेस। तो लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसके नॉर्मल, उसका परपेंडिकुलर। और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शंस में है। मैग्नेटिक फील्ड भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वो भी सेम डायरेक्शंस में ही चल रहा। ये जो बाकी इतने सारे ये जो एरो देख रहे हो ना, ये सारे एरो मैग्नेटिक फील्ड के एरो हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का एरो और नॉर्मल दोनों सेम डायरेक्शंस में जा रहे हैं हमारे पास। जो मैग्नेटिक फील्ड एरो देख रहे हो और नॉर्मल, ये दोनों सेम डायरेक्शंस में है। तो यहाँ पर हम फ्लक्स को डिफाइन करते हैं बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी और मल्टीप्लाइड बाय
एरिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी डायमेंशंस डिफाइन कर दूं, मान लो कि आप ये जो रेक्टेंगल है या जो स्क्वायर है, मान लो ये इसकी एक डायमेंशन 20 सेंटीमीटर की है जस्ट फॉर एग्जांपल, और इधर वाली डायमेंशन मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर है, ये डायमेंशन इसकी 30 सेंटीमीटर है। और मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप 5 टेस्ला मान लो कि वो 5 टेस्ला के बराबर है, तो सीधा सीधा फ्लक्स को मैथमेटिकली ये कहोगे मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट किया जा सकता है 20 मल्टीप्लाइड बाय दिस 30, बट उसको स्टैंडर्ड यूनिट में लेना पड़ता है, तो सेंटीमीटर में दे रखा है, उसको कन्वर्ट करो पहले मीटर में। तो 20 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दीजिए 100 से, वो मीटर में आ जाएगा। तो यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना है आपको, मतलब इसको मैं डायरेक्ट अब करूंगा 20 की जगह पर आप डायरेक्टली उसको 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, तो दिस इज, इसको आप फ्लक्स मैथमेटिकली कह सकते हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा एंगल पर है, जैसे कि राइट वाले फिगर में देख रहे हो, राइट वाले फिगर में ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई जा रही है उसकी ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं इस तरीके से, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस आपको दिखाई जा रही है, फिर से एक बार दोबारा ड्रॉ कर दे रहे, तो ये डायरेक्शंस अगर आप ध्यान से देखो, और जो रेक्टेंगल, मतलब ये फिगर मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये इस टाइप का फिगर है, थोड़ा सा अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो आप देखना ऐसे, मतलब ऐसे आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, मैं आपके सामने ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एक रेक्टेंगल बनाओ, फिर इस रेक्टेंगल के ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करो, इस रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर साइड पर एक लाइन बनाओ। तो रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर साइड पर एक लाइन बनाएंगे, उसको हम एरिया से डिनोट करते हैं, इसको हम एरिया लिखते हैं, और इसको नॉर्मल भी कहते हैं। तो ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, फिर से बोल रहा हूँ, ये लाइन रेक्टेंगल के 90 डिग्री एंगल पर होगा यार, मतलब अगर आप रेक्टेंगल पर दो लाइनें बनाओगे तो ये यहाँ पर भी 90 डिग्री बनना चाहिए एंगल, और इधर से भी ये एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए, ये सारे 90 डिग्री एंगल पर है। और इससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल पर है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ अलग डायरेक्शन में चल रहा है, और उसका डायरेक्शन आपको जो दिया जा रहा है वो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, वो ये थीटा एंगल। तो यहाँ पर फ्लक्स को हम एक अलग तरीके से डिफाइन कर देते हैं कि फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एरिया, और साथ में एक नया टर्म मल्टीप्लाई करोगे, वो है कोसाइन ऑफ, मतलब कॉस ऑफ थीटा, ये नया टर्म है। इसी को फाई एम, एम फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, फाई फॉर द फ्लक्स। तो फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, प्रोडक्ट किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का, एरिया का, और अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में कोई एंगल है तो फिर वहां पर कॉस ऑफ थीटा, ये बना देंगे इस केस में। ठीक है, मतलब जैसे कि फिर से अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहो तो ऐसे मान लो कि ये 20 सेंटीमीटर की डायमेंशन है, ये 10 सेंटीमीटर की डायमेंशन है, एंगल थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हुई, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर अगेन 10 टेस्ला मान लें, तो सब न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, फ्लक्स की, मैग्नेटिक फील्ड 10, एरिया हम लिखेंगे 20 इंटू 10, बट इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, और कॉस थीटा मतलब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। अब कॉस 60 डिग्री की जो भी यहाँ पर वैल्यू बनती हो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, उसको वैल्यू पुट करो, और उसके बाद कॉस 60 डिग्री की वैसे ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू होती कितनी है, कुछ आइडिया है आपको? 1/2, तो 1/2 करके देख लो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 0.2 इंटू 0.1 इंटू 10 इंटू 1/2, मतलब 5 इंटू 0.02, मतलब ये इतना वेबर। अब ना, 0.1। हाँ जी बच्चा, बिल्कुल सही। देखो, अब आपको मैं एक चीज दिखाने जा रहा हूँ, उसको समझना। दिखाना क्या है, मतलब एक फिगर मैं आपके सामने ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हमारे पास मान लो अगर एक रेक्टेंगल है, तो तीन तरीके हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तीन तरीके से हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल बन सकता है। और ये जस्ट एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, इसमें कोई फिजिक्स का लॉ नहीं है, इसलिए जस्ट आपको ना समझना है इसको। आप ये मत समझना किसी साइंटिस्ट का लॉ आने वाला है या कोई बहुत ज्यादा रीजनिंग है इसके अंदर, कुछ नहीं। जैसे एक मैथ है, एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। तो मैंने तीन फिगर बनाई है रेक्टेंगल्स की। नंबर 1 पे आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो लाइन इस रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर हो। तो मैं पहला काम ये करने जा रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ इसके परपेंडिकुलर आर पार जाता हुआ। जो लाइन परपेंडिकुलरली इस रेक्टेंगल के आर पार जाएगा उसको आप नॉर्मल की लाइन कहोगे। ठीक है, इस वर्ड्स को ध्यान रखना, लाइन परपेंडिकुलर टू द रेक्टेंगल एंड गोइंग अक्रॉस इट, आर पार, उसको आप कह दीजिए कि ये इसका नॉर्मल लाइन है। इसको एन से डिनोट कर दे रहे हैं, एन फॉर नॉर्मल।
तो n एक सिंबल हमने यूज कर लिया है, स्टैंड फॉर द नॉर्मल। तो आगे मैं सिर्फ n लिखूंगा, आप समझ जाना कि ये नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब हुआ परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? बताओ, मतलब नॉर्मल तो बेसिक समझ आ रहा है ना यस सर। कि इमेजिन कर पा रहे हो इसको कि नॉर्मल किसको कहा जा रहा है? नो यस सर। बाकी बाकी लोग भी बताएं थोड़ा सा, बाकी लोग भी यस सर। जी ना। यस नॉर्मल, सर। ठीक है। नॉर्मल मतलब किसी भी सरफेस का 90 डिग्री। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सरफेस रेक्टेंगल ही होगा यार, है ना मने जी? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर्किल हमेशा सरफेस हमेशा रेक्टेंगल हो। आप सरफेस को ना स्क्वायर शेप का भी ले सकते हो, सर्कुलर शेप का भी ले सकते हो, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर हम एक सर्कुलर शेप की स्क्वायर सर्कुलर सरफेस ले लेंगे तो भी होगा ये। अब आप सर्किल में क्या करोगे, सर्किल के आर पार एक लाइन बनाओ, एक ऐसी लाइन बनाओ जो सर्किल के बिल्कुल आर पार जाती हो, मतलब सर्किल के एक साइड से दूसरे साइड निकल जाए वो लाइन, ऐसे आर पार, ऐसे, इसको नॉर्मल कह देंगे। तो आप कहीं, मतलब आप ये मत समझना कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ रेक्टेंगल के लिए पढ़ा रहा हूँ। रेक्टेंगल का तो मैंने एग्जांपल लिया है, रेक्टेंगल की जगह वहां सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, किसी भी तरीके का लूप हो सकता है वो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है वो, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कुछ भी हो सकता है वो, सर्किल वर्किल कुछ भी। एनीवे इसके बाद हम चेक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो तीन पॉसिबिलिटीज ये हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल है, नंबर 1। दूसरी पॉसिबिलिटी कि मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये कि मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल ना तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ना तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बल्कि वो आपस में कोई एंगल बना रहे हैं। ये तीन टोटल पॉसिबिलिटीज हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल आपस में 90 डिग्री का एंगल, और मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में कोई एंगल बन रहा होगा 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी। तो उसको मैं थीटा से डिनोट कर दे रहा हूँ, कुछ तो वैल्यू होगी इसकी। तो पहले वाले केस में अगर कोई पूछे कि बताओ फ्लक्स कितना है, फर्स्ट केस में अगर मैं पूछूं कि फ्लक्स की क्या वैल्यू बनेगी, सेकंड केस में फ्लक्स की क्या वैल्यू बनेगी, थर्ड केस में फ्लक्स की क्या वैल्यू बनेगी, तो हमको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या था पीछे अभी? फॉर्मूला ये था, मतलब अगर इन जनरल बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। लेकिन थीटा है क्या? थीटा क्या है? तो थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके किसके, ए एंड बी। ए मतलब नॉर्मल, जिसको ए कह रहे हैं ना, इसको एरिया भी कहते हैं, नॉर्मल भी कहते हैं, मतलब ये चीज। फर्स्ट वाले फिगर में बी और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल बन रहा है, अगर वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आप ये कहोगे फर्स्ट केस में मैग्नेटिक फील्ड और 0 डिग्री। तो आप फॉर्मूला जो है वो है बी ए और कॉस थीटा, ये जनरलाइज फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। तो वहां थीटा की जगह हम यूज करेंगे 0 डिग्री की वैल्यू। सेकंड वाले में मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो हम फ्लक्स का फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, बी ए कॉस थीटा, लेकिन थीटा की जगह यहाँ यूज करेंगे 90 डिग्री। और तीसरे वाले में हम फॉर्मूला लगा देंगे बी ए कॉस, जो भी मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का यहाँ पर एंगल दिया जाएगा, ठीक है, उस एंगल को यूज करेंगे। मतलब इन जनरल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालने का जो फॉर्मूला है वो तीन चीजों का मल्टीप्लीकेशन है। तीन चीजें मल्टीप्लाई करनी है, एक मैग्नेटिक फील्ड को, दूसरा एरिया को, और तीसरा कॉस ऑफ थीटा को, जिसमें थीटा का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और जो नॉर्मल है उनके बीच कितना एंगल बन रहा है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखना पड़ता है हमको, न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल इसको देखना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपका फ्लक्स तीनों केसेस में? और अगर हम देखें तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, यानी कि पहले वाले केस में फ्लक्स की वैल्यू बनती है b मल्टीप्लाइड बाय a। दूसरे वाले केस में अगर हम देखें तो कॉस ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि यहाँ पर आप कहोगे फ्लक्स की वैल्यू 0। तीसरे वाले केस में कुछ कॉस 60 मैंने लिखा है, मतलब मैंने इसको 60 डिग्री मान के मान लो पुट किया, तो फ्लक्स को आप पुट कर सकते हो बी ए, और कॉस 60 की वैल्यू रखोगे तो वो हाफ हो जाएगा। इस हिसाब से तुमको क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा फ्लक्स कहाँ पर आता है, कौन से कंडीशन में सबसे ज्यादा फ्लक्स? 0 डिग्री, थीटा 0। हाँ, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। जब बी और नॉर्मल पैरेलल होते हैं तो मैक्सिमम फ्लक्स होता है, और जब बी और नॉर्मल 90 डिग्री पे होते हैं तो ये 0 फ्लक्स का केस होता है। और जब बी और ए ना तो 0 डिग्री पे है ना तो 90 डिग्री पे है, तो आप कह सकते हो कि मोर देन 0 फ्लक्स आएगा। यहाँ पर मोर देन 0 फ्लक्स होगा, बट ऑब्वियसली लेस देन मैक्सिमम फ्लक्स भी होगा।
लेस देन मैक्सिमम 5 मैक्सिमम। आई बात समझ में आपको? ये आई समझ में? यस सर। बच्चे बाकी लोग बताओ, आप लोग तो रिस्पॉन्ड करते ही नहीं हो उसलिए, यस सर। है ना? फिर यस सर। क्योंकि ये पूरी मैथमेटिकल चीज है, इसमें कोई लॉ नहीं है। फिर बोल रहा हूँ फॉर्मूले को समझना है, फॉर्मूला समझ जाओगे तो आपका समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है फ्लक्स ऐसे आएगा। और ये फॉर्मूला ना सिर्फ रेक्टेंगल के लिए नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला सबके लिए है। सर्किल होगा तो भी लगाओगे, बस उसमें एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बदल जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया आप निकालने के लिए एल इंटू बी का फॉर्मूला लगाओगे, अगर सर्किल है तो वही चीज लगाओ, एरिया का फॉर्मूला चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले वाले फिगर में, फर्स्ट फिगर में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी के पैरेलल जा रहा है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल जा रहा है उसी के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं फर्स्ट केस में। लेकिन सेकंड वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्किल की उस नॉर्मल से किसी एंगल पे जा रहा है, और थर्ड वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 90 डिग्री पे जा रहा है, मान लो। मतलब रेड कलर से जो दिखा रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हो आप। और सीधा सा रूल है, अगर आपसे कोई कह दे कि इसकी रेडियस जो है वो मान लो 5 सेंटीमीटर की है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लेट से 10 टेस्ला है, तो यहाँ पर कितना फ्लक्स बनेगा? तो फ्लक्स पहले वाले केस में जब निकालेंगे ना, तो प्रोडक्ट तीन चीजों का, मैग्नेटिक फील्ड का, एरिया का और कॉस थीटा का। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 10 टेस्ला, एरिया। अब अगर ये सर्किल है तो आप सर्किल के एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, पाई। पाई की वैल्यू कितनी रखोगे यहाँ पर? पाई आर स्क्वायर जब फॉर्मूला लगाओगे तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू रेडियस जो कि 5 सेंटीमीटर है उसका स्क्वायर, तो पहले उसको 0.05 मीटर करिए, उसका स्क्वायर कर दे। और क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल पैरेलल है तो इसके आगे आप कॉस की क्या वैल्यू रखोगे? मतलब मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, एरिया रख दिया, इसके आगे रखेंगे कॉस 0 डिग्री, बट कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, मतलब यही इसका आंसर बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स है। बिकॉज देखो कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स अगर हमें नहीं समझ में आएगा तो कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स के बगैर आप फैराडेज लॉ और इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं पाओगे। तो फ्लक्स क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो बातें हैं। क्या है तो क्या है तो वो तो आपको यहाँ समझा दिया है क्या है। वो प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया का। बेसिकली आपको ये मालूम चलता है ना, जैसे अगर इस फिगर को देखोगे तो फ्लक्स से ये मालूम चलता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस किसी न किसी एरिया से आर पार जा रही है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया, आप ये भी कह सकते हो। मैग्नेटिक फ्लक्स को ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड विच पासेस थ्रू अ एरिया। पासेस थ्रू एरिया मतलब पासेस थ्रू अ सरफेस। अब वो सरफेस होगा तो उसका एरिया बनेगा ही बनेगा, ये भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पर ना देखो इस चैप्टर के दो लॉ हैं, एक फैराडेज लॉ है और दूसरा लेंज लॉ है। दोनों को समझो क्या है, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ। ठीक है, फैराडेज लॉ में ये कहा जाता है, जो मेन इंपॉर्टेंट लॉ है, फैराडेज लॉ ये कहता है कि फर्स्ट लॉ में कि वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स, सुनना ध्यान से, वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड मतलब एसोसिएटेड विथ अ सर्किट चेंजेस, ईएमएफ इज ऑलवेज इंड्यूस्ड इन इट। ये फर्स्ट लॉ इन्होंने कहा। सेकंड लॉ इन्होंने कहा द मैग्नीट्यूड ऑफ, अभी सेकंड लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो ये थोड़े से टेक्निकल वर्ड है, समझने के लिए आप ऐसे देखो, समझने के लिए ना इसको आप ऐसे समझो। देखिए मान लो अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक मैग्नेट है, हम यहाँ पर मैग्नेट मान लो ड्रॉ करें, और उसका एक साइड हम नॉर्थ पोल मान लेते हैं, ठीक है जी। एक तरफ हम मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है इधर, और दूसरे साइड पर इसका साउथ पोल मान लो। तो हम सबको पहले ये पता होना चाहिए कि मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, जो पहले हम ड्रॉ कर चुके हैं, ऑलरेडी बना चुके हैं। कि एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग पहले के लेक्चर्स में प्लॉट कर चुके हैं कि मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होता है इनसाइड मैग्नेट, लेकिन आउटसाइड मैग्नेट वो नॉर्थ से बाहर की तरफ लाइंस आती हैं और साउथ की तरफ एंटर करती हैं, और नॉर्थ वाले पोल से वो डाइवर्ज करके निकलती हैं। मतलब नॉर्थ से जब ये निकलती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाइवर्जिंग करके बाहर की तरफ आती हैं इस तरीके से।
पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये चीजें याद है जो मैग्नेटिज्म के इनिशियल तो लेक्चर्स। मुझे याद है। याद है। ठीक है, तो ये इनिशियल लेक्चर्स में था एक्चुअली कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस किस तरीके से प्लॉट की जाती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से आप मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाते हो। ठीक है जी, बात बहुत अच्छी बात है। अब आप ना देखो, एक पॉइंट समझना, हम लोगों ने वहां पर एक और बात कही थी यार कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन डाइवर्ज करती हैं, इनका मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस की वजह से क्या सिग्निफिकेंस होता है। जैसे कि ये जो 5 लाइंस निकली हैं यहाँ पर, ये काफी क्लोज हैं और आगे चल करके ये बहुत फैल गए, तो ये जो स्प्रेड कर जाती हैं लाइंस, इनका क्या सिग्निफिकेंस हो जाता है। सर क्या, मैग्नेटिक फोर्स कम हो गई। शाबाश। मतलब कि अगर हम नॉर्थ पोल के बिल्कुल क्लोज रहेंगे और नॉर्थ पोल से थोड़ा सा आगे चले जाएं, तो कहाँ पर मैग्नेट की पावर ज्यादा होगी। और ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कर सकते हो कि मैग्नेट के जितना नजदीक कोई चीज जाएगी, उतना उतना स्ट्रांगली मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा। कोई आयरन को मैग्नेट के पास लेके जाओ, तो जितना पास जाते जाते हैं मैग्नेट का फोर्स उतना स्ट्रांग होता चला जाता है। यानी कि नियर द मैग्नेट, यस सर। नियर द मैग्नेट आप ये कहोगे कि मैग्नेट के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब मोर मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो। और जितना आप मैग्नेट से दूर जाते हो, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ लेस होती चली जाती है, लेस फील्ड होती है। अब मेरी बात सुनो, अभी हम लोगों ने पीछे फ्लक्स को डिफाइन किया, अभी हम लोगों ने पीछे फ्लक्स को मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया के प्रोडक्ट से डिफाइन किया। और फेरेडे से अपनी लॉ में क्या कह रहे हैं कि वेन एवर जब कभी भी, वेन एवर जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि बी और ए का मल्टीप्लीकेशन, तो वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब बी इंटू ए, ठीक है, चेंजेस। तो एक बात बताओ, चेंज ये प्रोडक्ट कैसे बदलेगा। तो चेंज करने के दो ही ऑप्शन है ना, कि थीटा चेंज हो जाए। अभी थीटा वाला केस अभी नहीं ले रहे, अभी थीटा वाला बाद में लेंगे। या तो बी चेंज हो, आइदर बी चेंजेस, या फिर क्या चेंज कर जाए, ए चेंज कर जाए। अदरवाइज आप इस फ्लक्स को चेंज कैसे करोगे। फ्लक्स बी और ए का मल्टीप्लीकेशन है अगर, और फैराडे कह रहे हैं कि वो चेंज हो, तो चेंज करने के लिए या तो बी को चेंज करोगे या फिर ए को चेंज करोगे, या दोनों को चेंज कर दो। दैट मीन्स और बोथ चेंजेस, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये तो इन्होंने बताया कि जब कभी ऐसा होगा तो एक ईएमएफ आएगा। ईएमएफ आने का मतलब होता है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और सेकंड लॉ वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब होता है, तो पहले आपको मैं चेंज ऑफ फ्लक्स बताता हूं, फिर उसके बाद रेट ऑफ चेंज को बताऊंगा। पहले आप फ्लक्स को समझो क्या है, एंड देन हम समझेंगे कि रेट क्या है। तो देखो, मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेने जा रहा हूं और ध्यान से समझना, ठीक है। जहां पर एक्सप्लेनेशन है वहां पर मैं प्री इमेजेस को यूज नहीं करूंगा। प्री इमेजेस को यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर लिखना होता है। बाकी अगर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं डायरेक्ट इमेजेस ड्रॉ करता हूँ। देखो वापस एक बार ये लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं यार एक बार, है ना। साउथ से नॉर्थ की तरफ आप मैग्नेट के अंदर लाइन दिखाओगे, मैग्नेट के बाहर इसको ऐसे निकाल करके और डाइवर्ज कर दीजिए। साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर जाती हैं। देखो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के पास ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सपोज 10 टेस्ला है, और इसके और दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी कम है, ठीक है, मान लो 6 टेस्ला है। अब क्या करते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से, ठीक, मैं यहाँ से, और मेरे हाथ में एक सर्कुलर लूप है, मेरे हाथ में एक सर्किल है, और मैं उस सर्किल को पकड़ करके मैग्नेट की तरफ जा रहा हूँ। एक सर्किल को पकड़ करके मैग्नेट की तरफ जाओ, और जो सर्किल आपके हाथ में है उसका एरिया आपको दिया हुआ है, उसका एरिया जो है वो 2 मीटर स्क्वायर का है। मान लो आपके हाथ में एक सर्किल है जिसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर का है, और मेरे हाथ में क्या है, मान लो फैराडे के हाथ में, फैराडे का एक्सपेरिमेंट था तो उन्हीं को भगाते, ठीक है। फैराडे के एक्सपेरिमेंट में कि फैराडे एक सर्किल को लेकर के मैग्नेट के पास भागने लगी, तो फैराडे ना
6 टेस्ला से 10 टेस्ला तक पहुंचने में इनको, मान लो 6 टेस्ला से 10 टेस्ला तक पहुंचने में इनको 4 सेकंड्स लग गए। 4 सेकंड के अंदर वो फैराडे प्लेस ए से प्लेस बी तक पहुंच गए, फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। तो जब फैराडे प्लेस ए पर थे तो कितना फ्लक्स था डेफिनेशन के हिसाब से? अगर मैं एट प्लेस ए की बात करूं तो प्लेस ए पर फ्लक्स था कितना? तो उसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो जो प्लेस ए थी वहां पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है? तो प्लेस ए जो देख रहे हो आप, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 6 टेस्ला है। तो 6 और मल्टीप्लाइड बाय एरिया आप करोगे 2 मीटर स्क्वायर, यानी कि 12 हो जाएगा। फिर जब आप प्लेस बी पर गए तो प्लेस बी पर जाकर के आपके पास फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई? तो एक बार फिर फॉर्मूला लगाएंगे बी इंटू ए का। लेकिन ये जो बी है ये बदल रहा है, मैग्नेट के जितना क्लोज जाओगे आप, पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड कम थी, अब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो गई। तो अब आप यहाँ पर 10 यूज करोगे और मल्टीप्लाइड बाय 2 यूज करोगे। तो पहले आपके पास फ्लक्स 12 है, अब आपके पास फ्लक्स 20 है। यानी कि प्लेस ए से प्लेस बी तक जाने में फ्लक्स जो कि 12 था वो 12 से 20 यानी कि हम क्या कहेंगे, 12 से 20 होने का मतलब +8 चेंज हुआ। यहाँ पर +8 का चेंज हुआ फ्लक्स में, +8 चेंज इन फ्लक्स। समझ पाए यहाँ तक? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ? इसमें भी कोई डाउट Yes, है sir. ना? Yes, sir. ठीक, तो मतलब +8 वेबर का फ्लक्स चेंज किया आपने, ये तो हुआ चेंज इन फ्लक्स। लेकिन कितनी देर में हुआ ये? कितना टाइम 4 लगा seconds. मुझे प्लेस ए, हाँ। तो ये जो चेंज इन फ्लक्स है, अब इसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे। चेंज इन फ्लक्स को ना यूजुअली डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं, डेल्टा फाई इसका सिंबल होता है। अब आप इसको क्या करेंगे ना, टाइम से डिवाइड करेंगे, ये जो 4 सेकंड है, और टाइम को ज्यादातर डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। टाइम को हम डेल्टा टी से डिनोट करेंगे और चेंज इन फ्लक्स को डेल्टा फाई से। तो जब आप डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कर दोगे तो ये चीज कहलाती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कह देंगे इसको। यानी कि ये वैल्यू बनेगी +8 ऊपर वेबर में और नीचे टाइम 4 सेकंड्स में, तो वेबर पर सेकंड। इस चीज को कहते हैं ईएमएफ, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि यहाँ पर 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये है कुल मिलाकर के फैराडेस का लॉ, कि अगर आप किसी लूप को मैग्नेट के पास लेकर जाओगे, ठीक है, या मैग्नेट से दूर लेके जाते हो, मैग्नेट के क्लोज या मैग्नेट से अवे, तो उससे क्या होता है, मैग्नेट के पास जाने पर आप स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहे होते हो। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर के साइड पे जाओगे और आपके हाथ में कोई लूप है, तो उस लूप का कुछ एरिया बनेगा। ठीक, एरिया तो बदलेगा नहीं, लेकिन आप क्योंकि मैग्नेट के जितना क्लोज होते चले जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर फ्लक्स की डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं कि फ्लक्स प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का। मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स मैग्नेट जाने पर इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू जैसे जैसे मैं मैग्नेट के पास जाता जाऊंगा फ्लक्स ज्यादा होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। यानी कि फ्लक्स बदल रहा है, यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है। यही हमारे फैराडेस का फर्स्ट लॉ है। यही चीज फर्स्ट लॉ कि वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस, तो जब कभी भी फ्लक्स चेंज होगा, तो अब किसी ने ये पूछ लिया कि भैया कब चेंज होगा, आप तो कह के निकल जाओगे कि जब कभी भी, तो वो जब कभी कब आएगा, है ना? ये इनका डाउट था, इनसे लोगों ने पूछा, मतलब इन्होंने कहा कि कभी अगर फ्लक्स बदला तो ऐसा होगा। तो लोगों ने कहा कि फ्यूचर की बात ना करें आप अभी मुझे फ्लक्स बदल करके दिखाइए। तो इन्होंने कहा कि फ्लक्स बदलने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक मैग्नेट की तरफ चले जाओ, एक आप अपने हाथ में एक सर्किल पकड़ लो, रेक्टेंगल पकड़ लो और मैग्नेट की तरफ चले जाओ, या मैग्नेट से दूर आ जाओ। लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं जा सकते मैग्नेट की तरफ। तो उन्होंने कोई बात नहीं, मैग्नेट आपकी तरफ आ जाएगा। भाई आप मैग्नेट की तरफ नहीं जा सकते, मैग्नेट आपकी तरफ आ सकता है। यानी इन्होंने ये भी एक बात कही थी कि या तो मैग्नेट लूप के पास जाए या लूप मैग्नेट के पास जाए, दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा, दोनों ही कंडीशंस में फ्लक्स बदल जाएगा।
आज समझ आया कि नहीं समझ आया आप? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना भाई, आप ड्रैगन के पास जाओ चाहे ड्रैगन आपके पास आए, रिजल्ट तो एक ही है ना उसका, मौत। तो फिर रिजल्ट तो एक ही है ना, चाहे आप उसके पास जाओ चाहे वो आपके पास आए। वो हिंदी में एक कहावत है इसको लेकर के, मतलब वो खरबूजा और छुरे वाली कुछ कहानी है ऐसी नहीं। तो फैराडे का ये कहना था कि आप फ्लक्स बदलने पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान मत दीजिए कि कौन किसके पास गया, लूप मैग्नेट के पास गया था कि मैग्नेट लूप के पास आया था, होना एक ही चीज है, फ्लक्स बदल जाएगा। तो लोगों ने कहा ठीक है, मान लिया भाई कि आप कह रहे हो कि वोल्टेज आएगा, तो मान लेते हैं वोल्टेज आएगा। अब लोगों ने पूछा कितना वोल्टेज आएगा, ये भी तो बता दो भाई, कितना वोल्टेज आएगा, मान्य बता रहे बच्चे। तो इन्होंने कहा कितना आएगा, तो कितने के लिए इन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी जल्दी उस लूप के पास जाते हो, या कितना लेट, कितना स्लो मोशन करते हो या फास्ट मोशन करते हो, ये तो इस पर डिपेंड करेगा कि आपका मोशन का टाइप कैसा है, आप स्लो चलते हो या फास्ट चलते हो। तो उसको उन्होंने सेकंड लॉ में इंट्रोड्यूस कर दिया। सेकंड लॉ में इन्होंने कह दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो रेट वर्ड का मतलब होता है कि फ्लक्स आपने जो बदला उसको में कितना टाइम कंज्यूम किया, आपने फ्लक्स को चेंज करने में कितना टाइम आपने कंज्यूम किया, क्या वो जल्दी जल्दी चेंज किया था आपने या धीरे धीरे चेंज किया था, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे इसी क्वेश्चन में मान लो, अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक और एग्जांपल लूं, सेम क्वेश्चन में, ठीक है जी, देखो मैं एक और एग्जांपल लूंगा आपको, या यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। मान लो अगर ये टाइम 4 सेकंड की जगह, अगर ये टाइम 4 सेकंड की जगह फैराडे किसी दिन बहुत जल्दी में थे और 4 सेकंड की जगह मान लो 2 ही सेकंड्स में ये पहुंच जाते, सिर्फ 2 सेकंड लेते यहाँ से यहाँ जाने में, तब क्या होता? अगर ये सिर्फ 2 सेकंड लेते यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो फ्लक्स में तो आपको चेंज उतना ही मिलता, फ्लक्स में चेंज उतना ही रहता, लेकिन क्योंकि वो चेंज अब आप 2 सेकंड्स में ला रहे हो, तो आप कहोगे कि जो रेट है वो 8 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 4 वोल्ट का आंसर आता है आपका। ये वाला पॉइंट समझ पा रहे हैं? रेट क्या होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का Yes, मतलब, sir. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कि फ्लक्स बदलना और बदलने के लिए कितना टाइम ले रहे हो, मतलब एक तरीके से स्पीड है, स्पीड ऑफ चेंज, स्पीड ऑफ चेंज, कि धीरे धीरे चेंज हो रहा है कि जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, इसको रेट कह सकते हो। हाउ फास्ट द फ्लक्स इज चेंजिंग, जितना जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा वोल्टेज आएगा, और जितना धीमे धीमे फ्लक्स चेंज होगा उतना कम वोल्टेज आएगा। ये फैराडे का लॉ है। अगर आप फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हो दैट मीन्स कि मोर वोल्टेज, फ्लक्स धीमे धीमे चेंज कर रहे हो लेस वोल्टेज। कुल मिलाकर के इसको सिंपल वे में ऐसे कहा जा सकता है। ठीक है, आधा से एक में बचा, एक बता रहे हैं, रुको तुम। अब अभी हम लेंज लॉ की तरफ भी आएंगे, लेंज लॉ पे भी आएंगे, लेंज लॉ क्या कहता है वो बता रहे हैं मेरे को, लेकिन ये तो फैराडे के 2 लॉ हैं। अभी ना एक जैसे पूछा, अभी मान्य ने पूछा है कि सर एरिया कैसे बदलता है, तो एरिया बदलने का एग्जांपल देखो, है ना, एरिया बदलने का एक एग्जांपल देखिए। हम मान ले कि हमारे पास इस तरीके से 3 वायर्स हैं, है ना, ऐसे करके वायर 1 और वायर 2 और वायर 3, 3 वायर्स हैं, ठीक है। ये वायर्स क्या बेसिकली रेल्स है, रेल्स जैसे रेलवे की ट्रैक होती है ना, रेलवे की ट्रेनों की जो ट्रैक होती है पैरेलल रेल्स होती हैं, तो वैसे ही इसको भी आप रेल्स मान सकते हो, कंडक्टिंग रेल्स। ठीक है, और ये भी कंडक्टिंग रेल है। रेल मतलब ऐसे रेलवे का ट्रैक मान लो आप, रेलवे ट्रैक, 2 पटरियां अगल बगल दौड़ रही है, और इधर की तरफ इनमें एक साइड से क्लोज कर रखा है इसको, एक साइड से आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, मान लो 2 पैरेलल ट्रैक्स के बीच में आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक वायर लिया और एक वायर को इसके ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, एक वायर ले लिया इसके ऊपर और उस वायर को आपने स्लाइडिंग मोशन में डाल दिया। एक वायर है, इसको हम यहाँ पर स्लाइड कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा, इस वायर का कुछ नाम दे देते हैं PQ, और मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं कि अंदर की तरफ है इनटू, तो उसको हम क्रॉस सिंबल से दिखाते हैं, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू है। अब ये बताओ यहाँ पर टोटल कितना एरिया बनना वो समझो, है ना, टोटल कितना एरिया बनना उसको समझिएगा। तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको।
देखिए हमारे पास ये टोटल एरिया बन रहा, इतना एरिया बना है अप टू द स्लाइडर, अप टू द स्लाइडर आपके पास ये एरिया बन रहा। अब अगर वो स्लाइडर आगे बढ़ जाए, ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस जो है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ये कुछ x है और ये डिस्टेंस हमने कुछ l मान लिया, तो आप कहोगे कि यहाँ पर एरिया जो बन रहा वो एरिया बनेगा l मल्टीप्लाइड बाय x। तो अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि स्लाइडर के राइट साइड जाने से ये वाला एरिया बदलता रहेगा? बोलो कि यही स्लाइडर अगर आगे Yes, sir. चला जाए, हाँ, अगर यही स्लाइडर आगे चला जाए तो क्या तब भी इतना ही एरिया रहेगा कि एरिया बदल जाएगा? बदल जाएगा। एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ। बदल जाएगा जी, एक और एग्जांपल देखो। जैसे मान लो आपके पास एक रोम्बस टाइप का लूप है, एक लूप है जो रोम्बस फॉर्म में है, ठीक है, एल एल साइड की एक रोम्बस है, और आप क्या करते हो, दो लोग मिल करके, है ना, दो लोग मिल जाते हो और दो लोग मिल करके रोम्बस को अपोजिट साइड पर पकड़ करके और पुल करते हो उसको। एक रोम्बस को इधर से खींचो, ये पर्सन अपनी तरफ से पुल करे और ये अपनी तरफ से पुल करे। अब बताओ क्या इसका एरिया बदल जाएगा? Yes, sir. पक्का? पेरीमीटर? No, sir. क्योंकि अभी ये मान लो अभी ये रोम्बस के फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में है, मान लो ये सारे एंगल 90-90 बन रहे हैं यहाँ पर। अब अगर इसको हम खींच देंगे तो क्या होगा कि खींचने से ये यही चीज थोड़ी सी फ्लैटर शेप में आ जाएगी, मतलब ऐसे ऐसे हो जाएगी ये। तो आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री का आइडिया होना चाहिए कि भले ही इसकी लेंथ नहीं बदलेगी, ये एल और एल और ये भी एल और एल रहेगा, लेकिन इसके अंदर का जो एरिया होगा ये वाला एरिया और पहले वाला जो ये एरिया बन रहा था, कहाँ पर ज्यादा एरिया बनेगा? पहले अगर मान लो A1 एरिया है और बाद में A2 एरिया है, तो कौन सा एरिया ज्यादा होगा आपके हिसाब से? बोलो कौन सा एरिया ज्यादा लग रहा है आपका? जब वो चारों 90 डिग्री एंगल बनेंगे तब ज्यादा एरिया A1. होगा। इसके मैं A1 जो बोल रहे हो बच्चा, वो आप लॉजिकली बोल रहे हो कि आपको ऐसा इंट्यूशन टाइप का लग रहा है फिगर को देख करके? मतलब कोई लॉजिक है या अंदाजा, मतलब देखने से ऐसा लग रहा है कि पहला वाला एरिया ज्यादा है दूसरा वाला एरिया कम है ना? कोई आइडिया दे सकते हो? बताओ। आप में से कभी किसी ने वो देखा है, आई मीन मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, कभी किसी ने कार का जो जैक होता है, जैसे कभी कभी कार को लिफ्ट करने के लिए नीचे जो जैक लगाते हैं, देखा कभी आपने? यस सर क्या वो ऐसा आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले फ्लैटर होता है और उसके बाद जब उसको रोटेट करते हैं तो वो रोम्बस टाइप का स्ट्रक्चर बनने लगता है? यस सर तो चेंज ऑफ एरिया का एग्जांपल नहीं हुआ ये? चेंज ऑफ एरिया का और एग्जांपल बताऊं? चेंज ऑफ एरिया के एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, मैग्नेटिक फील्ड से भी है। आप जो ये सोप बबल्स बनाते हो घरों में, वो एक खिलौने नहीं आते, मतलब टॉय, जो बच्चों के टॉय आती है 10-20 रुपए का, एक मार्केट में मिल जाता है कि सोप का सोल्यूशन एक उसमें डाल देते हैं डब्बे में, और उसमें एक मतलब स्टिक टाइप की डाल देते हैं, स्टिक को बाहर निकाल करके आप उसको माउथ से ब्लो करते हो तो उसमें से सोप की बबल्स बनने लगती हैं। बोलो, या उसको छोड़ो, आप ये सब खाते हो, सेंटर फ्रेश वगैरह, बूमर वगैरह कुछ खाते हो? Yes, sir. तो आप, अरे तुम लोग खाते हो तो आप माउथ में बबल्स बनाते हो कि नहीं बनाते हो इसके, मतलब ब्लो करते हो? नहीं आता. कभी कभी हो जाता है। अच्छा, तो ये बताओ उस समय क्या उसका एरिया नहीं एक्सपैंड कर रहे हो? हाँ सर, वो एक्सपैंड हो जाता है। फिर बलून ले लो, बलून को इन्फ्लेट करते हो, जब उसमें एयर डालते हो तो क्या उसका एरिया बढ़ता नहीं है, एक्सपैंड नहीं करता वो? करता है। तो बच्चा ये कहने का, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं हमारे नेचर में जहां पर हम लोग एरिया को चेंज करते हैं, और अगर हम एरिया चेंज करें और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस हो तो फ्लक्स बदल जाएगा, क्योंकि बी तो उतना ही रहा लेकिन एरिया बदलता जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? वरना इसमें आपको ये मैंने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दिए हैं जहां पर एरिया बदलने के एग्जांपल्स होते हैं, है ना? तो एरिया बदलता है, ध्यान रखना। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बदलता है? तो मैग्नेटिक फील्ड को बदलने के लिए आपको मैग्नेट के क्लोज जाना पड़ेगा या मैग्नेट से दूर जाना पड़ेगा, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बदलता है
और अगर आप किसी चीज को ना ब्लो कर रहे हो, पुल कर रहे हो, तो इस टाइप की चीजों से एरिया बदल सकता है, पॉसिबिलिटी है उसकी। दोनों ही तरीकों में फ्लक्स बदलेगा, चाहे मैग्नेटिक फील्ड बदलो चाहे एरिया बदलो, दोनों ही केसेस में फ्लक्स बदलेगा। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं यहाँ पर, देखो हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, देखो एक और एग्जांपल यहाँ पर देते हैं आपको। वही अभी जो एग्जांपल आपको दिया था ना, वही वाला एग्जांपल फिर से ले रहे कि ये रोम्बस वाला एग्जांपल लो जरा। अब मुझे नहीं पता तुम लोग को एरिया के फॉर्मूले पता है या नहीं पता है, मुझे नहीं पता क्लास 10th में कौन कौन से एरिया आपको पढ़ाए गए हैं। हाँ जी आदर्श, ठीक है, मुझे नहीं पता, देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो बता देना, मतलब अगर ना पढ़ा हो तो बता देना। ये सब 90 डिग्री है, तो स्क्वायर का तो एरिया पढ़ा ही होगा आपने, है ना? साइड स्क्वायर। यस सर। तो चलिए इसको मैं क्या मान लूँ, इसको 2 मीटर मान लेते हैं। 2 मीटर की साइड है ये, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके दोनों तरफ से इसको खींच रहे हैं, मतलब इधर भी पुल कर रहे हैं इसको और इधर भी पुल कर रहे हैं। तो इस पुल करने से क्या हुआ, मतलब हम लोगों ने इसको पुल किया, और इस पुल करने से क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद, कितने टाइम बाद, दैट मीन्स कि आफ्टर लेट से 2 सेकेंड, 2 सेकेंड्स के बाद, 2 सेकेंड्स के बाद ये स्ट्रक्चर बदल गया, और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, बर्फी जैसा हो गया बिल्कुल, ठीक है, काजू बर्फी जैसा। तो ये है तो 2 मीटर इधर भी और 2 मीटर इधर भी, मतलब साइड्स तो उतनी ही है, लेकिन वहां पर क्या हुआ है, एंगल बदल गया। और मुझे थोड़ा डाउट है कि आप लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बट चलो कोशिश करते हैं। ये इधर ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये 45 डिग्री बन गया, और ये एंगल भी 45 डिग्री बन गया। नहीं नहीं नहीं, 45 नहीं, कोई गड़बड़ हो गया यार। ये एंगल 60 डिग्री रखते हैं, ये एंगल आपका 60 डिग्री बन रहा, और ये एंगल 30 डिग्री बन रहा। 30 और 60। तो जरा एरिया मुझे आप कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एरिया कैलकुलेट कर पाओगे, पहला वाला एरिया कितना होगा और दूसरा वाला एरिया कितना बनेगा। एरिया मतलब इसके अंदर वाला एरिया, ये इसके अंदर का पूरा एरिया कितना बनेगा, जरा देखें आप लोग। सर पहला 4 मीटर स्क्वायर और दूसरा √3/2 मीटर स्क्वायर। दूसरा कैसे निकाला आपने एरिया वैसे, मतलब जो वो मतलब एक क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन वो स्क्वायर और रोम्बस नहीं, रोम्बस है, रोम्बस का एरिया का कोई फॉर्मूला होता है? बेस इनटू हाइट। अच्छा, तो मतलब हाइट वगैरह निकाल लिया आपने? सर 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो इसकी डायगोनल निकालो कैसे भैया मेरे, इसकी डायगोनल निकालेंगे कैसे? ट्रिग्नोमेट्री है सर। सर ट्रिग्नोमेट्री से निकालेंगे सर बिल्कुल डायगोनल्स। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सर मतलब sin 60 इज इक्वल टू वो डायगोनल अपॉन 2। गुड, मतलब मैं यही जानना चाह रहा था कि इसका मतलब आप लोग को इसके बारे में आइडिया है, निकाल सकते हो ना? यस सर। ठीक, तो अगर मैं इसका हाफ डायगोनल जो है, मैं इसको कलर करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इस हाफ डायगोनल को कुछ मान लेता हूँ और इस हाफ डायगोनल को कुछ मान लेता हूँ, मतलब इसको कुछ नाम दे देते हैं, सपोज एक को x नाम दे देते हैं और एक को y नाम दे देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ये x और y निकाल सकते हो, और हाफ x इंटू वाई इसको 4 टाइम्स कर दें, क्योंकि हाफ x इंटू वाई से एक ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, और ऐसे 4 ट्रायंगल बन रहे हैं इसके अंदर। और ये x और y ट्रायंगल से निकालोगे आप, है ना, उससे जैसे कि साइन 60 डिग्री से, तो साइन 60 डिग्री जिसका मतलब √3/2, और वो हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आप x निकालना। और वैसे ही साइन 30 डिग्री यूज करोगे तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू y/2, इससे y निकाल लो। तो पूरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है इससे, x और y, और फिर x की वैल्यू यहाँ पुट करो और y की वैल्यू यहाँ पुट करके मेरे को फाइनली a2 बताओ कितना आ रहा है, टोटल सॉल्व करने के बाद, लास्ट में पूरा कैलकुलेट करने के बाद a2 की वैल्यू क्या बन रही है, बोलो। a1 तो आपने बता दिया 4 मीटर स्क्वायर, और a2 कितना है? बोलो भाई। सर 2√3। सर 2√3। ठीक है, 2√3 मीटर स्क्वायर, 2√3 मीटर स्क्वायर। अब √3 अप्रोक्सीमेटली, मतलब मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से पे चल रहा हूँ, तो
1.732 होता है, लेकिन 1.7 मान लें अगर इसको 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा अगर अप्रोक्सीमेटली 1.7 मानेंगे तो ये अराउंड 3.4 मीटर स्क्वायर होगा, यानी एरिया कम हो जाता है। अब सुनो, अब अगर मैं ये मान लूं कि यहीं पर एक मैग्नेटिक फील्ड था जो कि इनटू द पेपर था, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, और वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 6 टेस्ला था, इनटू द पेपर 6 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड था। तो अब ये बताओ फ्लक्स पहले कितना था, बिफोर कितना था, मतलब उसको पुल करने से पहले कितना फ्लक्स था हमारे पास डेफिनेशन के हिसाब से। 24 वेबर। डेफिनेशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 4 24 था वेबर। और पुल करने के बाद कितना हुआ, इसको पुल करने के बाद अगर पूछा जाए कि फ्लक्स कितना हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो 6 टेस्ला ही रहेगा, ये तो आपको 6 टेस्ला रहेगा, लेकिन अब आपका एरिया बदल चुका है, एरिया अब 3.4 हो गया वहां पर, तो 6 × 3.4 कर देंगे 20.4 वेबर। 20.4 वेबर। हाँ, तो ऐसे में चेंज क्या हुआ यहाँ पर, कितना फ्लक्स चेंज हुआ, 24 पहले था, अब 20.4 हो गया, तो चेंज क्या मिला 3.6 वेबर। वेबर का। और कितनी देर में, 2 सेकंड। तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3.6 जो चेंज है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसी को 1.8 वोल्ट। हाँ, इसी को ईएमएफ कहते हैं, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, यही फैराडेज लॉ है। क्लियर हुआ आपको कि मतलब फैराडे का सेकंड लॉ में क्या कहा जा रहा है? यस सर। बाकी बच्चा जो वन्या और ये जो अदर्स है और ये सर क्लियर हो गया। हाँ, यस सर, क्लियर। सेकंड लॉ कह रहा है ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ मतलब कि वोल्टेज, तो इसको कैसे निकालना है, पहले चेंज ऑफ फ्लक्स निकालोगे और रेट का मतलब उसको टाइम से डिवाइड कर दो, चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन टाइम, मतलब इस तरीके से इसको फॉर्मूले में ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और ईएमएफ को बेसिकली ई से डिनोट करते हैं, या फिर कुछ जगहों पर इसको डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल्स हैं, अब आप अपनी बुक के हिसाब से देखना आपके बुक में कौन सा सिंबल यूज किया जा रहा है या आपके स्कूल में कौन सा सिंबल यूज करवाते हैं, उसको देख लेना, क्योंकि अलग अलग लोग इसको अलग अलग कन्वेंशन से फॉलो करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी से भी होता है, कुछ लोग इसको थोड़ा सा करली ई यानी कि ईएमएफ से भी डिनोट करते हैं, मतलब सबका एक ही है, ठीक है, ये होता है इसकी वैल्यू। और यहाँ पर ना मॉड है, डेल्टा फाई का मॉड है, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, मैग्नीट्यूड कभी माइनस में नहीं आ सकता, ठीक है। अब एक बार बताओ, मैंने 2 एग्जांपल जो आपको दिए, उन दोनों एग्जांपल्स में एक कॉमन पॉइंट समझो। यहाँ वाले एग्जांपल में आपका जो प्लेस ए है ये बिफोर में है, पहले आप प्लेस ए पे हो, और आफ्टर में आप प्लेस बी पर हो बाद में, तो कौन सा फ्लक्स ज्यादा है, पहले वाला या आफ्टर वाला? सर आफ्टर वाला। ठीक। और अभी जो एग्जांपल लिया उसमें, अभी ये जो एग्जांपल लिया इसमें बिफोर वाला। ठीक, तो ये 2 पॉसिबिलिटी हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो पहले ज्यादा फ्लक्स रहा हो बाद में कम हो गया हो, या ऐसा हो सकता है कि पहले कम रहा होगा बाद में ज्यादा हो गया होगा, 2 ही तो पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर पहले और बाद में बराबर है तब क्या होगा, अगर फ्लक्स जितना पहले था उतना ही बाद में आ रहा तो सर रेट चेंज है ही नहीं, तो चेंज ही नहीं हुआ, फिर फैराडे लॉ की बात ही नहीं करोगे आप, क्योंकि पहले लॉ में वेन एवर द फ्लक्स चेंजेस, तो जब कभी बदलेगा तब होगा ना, ईएमएफ तो तब आएगा जब फ्लक्स बदले, तो अगर फ्लक्स बदल ही नहीं रहा, चेंज ही नहीं कर रहा है, तो हम इस चैप्टर की बात ही नहीं करेंगे, कोई इस चैप्टर का कोई मतलब ही नहीं वहां पर। और अगर फ्लक्स बदलेगा तो 2 बातें होंगी, या तो फ्लक्स इंक्रीज होगा या तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, या तो पहले ज्यादा होगा या बाद में ज्यादा होगा। इसको लेकर के लेंज का एक लॉ है, लेंज का एक लॉ है, उनका ये कहना था कि जब फ्लक्स आप इंक्रीज करोगे या फ्लक्स को डिक्रीज करोगे, 2 बातें हो सकती हैं। देखिए, इफ यू ट्राई टू इंक्रीज द फ्लक्स नंबर 1, एंड इफ यू ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स, क्योंकि दोनों बातें हो सकती हैं। 2 एग्जांपल्स हमने लिए हैं, एक में हमने फ्लक्स इंक्रीज करता हुआ देखा है और एक में हमने फ्लक्स को डिक्रीज करता हुआ देखा है, तो दोनों बातें हैं। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जब फैराडे कहते हैं कि वोल्टेज आएगा, ओम्स कहते हैं कि वोल्टेज आएगा तो करंट आएगा, तो फैराडे और ओम्स को मिला करके लेंज ने एक बात कही
कि भाई फैराडे के हिसाब से वोल्टेज है और ओम्स के हिसाब से वहां पर करंट है। तो इन्होंने उस करंट का डायरेक्शन बता दिया कि करंट किधर फ्लो करेगा, करंट किस तरीके से फ्लो करेगा, ये समझो आप। तो इसको आप बाद में पढ़ लेना, मैं आपको अलग से समझा देता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एग्जांपल देखिए, यही चीज पहले लिखी हुई है, अलग से नहीं लिखी है। कि जब आप इस मैग्नेट को लूप की तरफ ला रहे हो ना, एक मैग्नेट है उसको टुवर्ड्स लूप लाओ, मूव मैग्नेट राइट एंड मोर लाइंस पास थ्रू द लूप। क्या हो रहा है, आपकी लूप आपका स्टेशनरी है, मतलब लूप एट रेस्ट है, वो नहीं जा रहा है, मैग्नेट उसके पास जा रहा है। क्या केस हुआ, ये फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा, बताओ पहले। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, है ना? ओके, यानी ये इसमें फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब सुनना स्टेटमेंट, ध्यान सुनना। ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस लूप के सेंटर से राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, ये बताओ। इस लूप के सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये जो एरो देख रहे हो आप मैग्नेटिक फील्ड के, ये राइट साइड पर डाइवर्ज हो रहे हैं या लेफ्ट साइड पर डाइवर्ज हो रहे हैं? राइट साइड। राइट साइड। तो मैग्नेटिक राइट साइड। ओके, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको समझना। लेंज ये कहते हैं कि जब फ्लक्स इंक्रीज करे, फ्लक्स जब इंक्रीज करे, तो आप पहला काम एक करिए, अपने राइट हैंड थंब को मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट रखो, अपना राइट हैंड थंब लेफ्ट साइड रखो, ठीक। और उसके बाद अपने चारों फिंगर्स को बंद करो, मतलब लेफ्ट साइड पर अपना थंब रखते हुए चारों फिंगर्स को बंद करो। अब आप मुझे दो बातें बताएंगे, क्या आपकी फिंगर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बंद हो रही हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बंद हो रही हैं? करके देखो जरा, अपना थंब लेफ्ट साइड रख करके, थंब को लेफ्ट साइड रख करके और मुट्ठी बंद करो। तो मुट्ठी बंद करते वक्त आपके फिंगर्स का मूवमेंट क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। नहीं बच्चा, देखो ये डिपेंड करेगा, एक बार फिर से इसको ना फिर से समझो। ये डिपेंड करेगा कि किस साइड से देख रहा है। तो आप अपनी मुट्ठी बंद करके अपने आप को बताओ ना, आपको क्या लग रहा है, आप ही से पूछ रहे हैं। जहाँ पर थंब है वहां से देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, और जहाँ थंब नहीं है दूसरी साइड उससे देख रहे तो वहाँ क्लॉकवाइज है। तो थंब वाली साइड से क्या आ रहा है? अच्छा चलो, पहले एक काम करें, आप सब लोग अपना अपना थंब को लेफ्ट साइड रखो, ठीक, अपनी अपनी थंब को लेफ्ट साइड रखिए और फिंगर को स्लो मोशन में धीरे धीरे अपना मुट्ठी बंद करो। और जिस तरफ आपका थंब है उस साइड से आप बताओ, उस साइड से ये क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। राइट, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना? क्लॉकवाइज। नो सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इन्होंने क्या कहा कि थंब आप रखे, और ये कुल मिलाकर के इसका मूवमेंट ऐसे हो रहा होगा। अब आपको दिखाएं कैसे यार, ये कुछ ऐसे जाएगा, मतलब अगर मैं हाइलाइटर से दिखाना चाहूँ तो अब आपका थंब ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे बंद हो रहा होगा, ठीक है जी। एक देखो, अपना राइट हैंड थंब अगर आप रखोगे ना ऐसे, भाई अब मैं आपको समझाऊं कैसे यार। देखिए, अगर आपका ये राइट हैंड कुछ इस तरीके से मैं दिखाऊं और आपने अपना थंब को इधर रखा, तो आपकी जो फिंगर्स, पहले तो आपकी सीधी सीधी चारों पांचों उंगलियां ऐसे होंगी, 4 उंगलियां, फिर उसको जब आप बंद करोगे ना तो ग्रेजुअली ये ऐसे ही तो टर्न होंगी, इसी डायरेक्शन में। क्योंकि अगर थंब इस तरफ होगा तो आपके फिंगर ऐसे क्लोज होंगी, यानी कि इसके अंदर मूवमेंट आप दिखाओगे तो ये इस तरीके से ऐसे ऐसे बंद होंगी आपके फिंगर्स। तो जिस तरीके से आपका थंब बंद हो रहा है ना, जिस तरीके से आपका थंब जा रहा है, जिस तरीके से आपकी फिंगर्स क्लोज हो रही है, यही करंट के फ्लो करने का डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा। एक बार फिर स्टेटमेंट सुनो, मैग्नेट के पास आने से क्या होता है, पूरी कहानी कैसे होती है, देखिए पूरी कहानी कैसे बनेगी, देखिए आप। देखिए, मैग्नेट के पास जाने से सबसे पहले क्या हुआ, फ्लक्स चेंज।
फ्लक्स चेंज होने से फैराडे के हिसाब से वोल्टेज आएगा, ओम्स के हिसाब से करंट आएगा। जितने साइंटिस्ट हैं, क्योंकि अगर किसी लूप में, मान लो इस लूप के अंदर कोई रेजिस्टेंस है, तो एक रेजिस्टेंस में अगर आप कोई वोल्टेज लगा दोगे तो करंट भी तो फ्लो करेगा ना सर। तो ओम के हिसाब से यहाँ पर करंट फ्लो कर जाएगा। अब दो ही पॉसिबिलिटी है कि क्या वो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या वो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, किस तरीके से फ्लो करेगा, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर लेंज ने दिया है कि करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। ये उन्होंने कहा कि ये जैसा मैं कह रहा हूँ आप वैसा करिए। लोगों ने कहा आप क्या कह रहे हैं भाई साहब बताइए। तो लेंज ने कहा सुनो, पहला पॉइंट, अगर फ्लक्स इंक्रीज करे तो अपने राइट हैंड थंब को मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रख करके अपनी फिंगर को बंद कर लो। जैसे तुम्हारी फिंगर्स बंद होंगी वैसे ही करंट सर्किट में फ्लो करेगा। और इस पे ये क्वेश्चन भी है, इसीलिए भी आगे आपको पूछेंगे। और क्या होगा फिर? तो लोगों ने कहा और थोड़ा समझाओ, इतना समझ में नहीं आ रहा हमको कुछ। देखो, तो अब मैं ना आपको एक हॉरिजॉन्टल सर्किल बना के समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए अगर एक मैग्नेट है, ठीक है, एक मैग्नेट मैं इसके ऊपर बनाऊं और ये मैग्नेट मान लो इसकी तरफ आ रहा हो ऊपर से, मतलब ये ऊपर से फॉलिंग मैग्नेट मान सकते हो आप इसको। तो इससे ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ सकते हो। तो अगर ये मैग्नेट मान लो फॉल कर रहा है और ऊपर साउथ पोल है और नीचे नॉर्थ पोल है इसका, ठीक है, अब आप ज्यादा बेटर तरीके से इसको समझ पाओगे। ये बताओ फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा अगर मैग्नेट लूप के पास आ रहा है तो? सर बढ़ेगा। पक्का ना? Sir, increase. कैसे? यस सर। कैसे? सर मैग्नेटिक फील्ड पास आ रही है सर। मैग्नेटिक फील्ड पास आ रही है, श्योर हो ना? पक्का हो ना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो। मतलब मैग्नेट जितना नजदीक आएगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती जाएगी, तो आप कह सकते हो कि फ्लक्स बढ़ेगा। चलिए, नंबर 1 तो फ्लक्स बढ़ा, ये पहला स्टेप। अब आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड थंब को अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड रखना है, अगेंस्ट जो कैपिटल बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट। तो मैग्नेटिक फील्ड है किस तरफ? तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से हमेशा नीचे की तरफ आता है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से हमेशा बाहर आती है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर आ रही है यानी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। अब आप इसको ज्यादा बेटर समझ सकते हो। तो आपको अपना थंब ऊपर रखना है, जैसे लाइक वाला बटन होता है, तो थंब को ऊपर रखिए। तो अब आप पहला स्टेप करें, अपने राइट हैंड थंब को रखिए ऊपर। तो जैसे ही आप अपना राइट हैंड थंब ऊपर रखोगे अप साइड पर, अपना राइट हैंड थंब अप साइड पर, और उसके बाद आपकी ये 4 उंगलियां जो होंगी इनको जब बंद करेंगे तो इनके बंद करने का सेंस कुछ ऐसे जाएगा, ये मुट्ठी ऐसे बंद होगी। सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ बताओ? ये आप यस बेटर सर। तरीके है ना, यस सर। इससे आप विजुलाइज कर सकते हो कि आपकी मुट्ठी ऐसे बंद होगी। राइट हैंड यूज करेंगे, राइट हैंड। तो जिस तरीके से आपकी मुट्ठी बंद हो रही है, मतलब आप अपनी मुट्ठी को इस तरीके से बंद कर रहे हो ना, जिस तरीके से आप अपनी उंगलियों को घुमा रहे हो, आपकी फिंगर जिस तरीके से घूम रही है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर करंट इंड्यूस करेगा, यानी ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगा यहाँ पर। आई बात समझ में ये चीज? यस सर। ठीक है, मैं और एग्जांपल दिखा रहा हूँ। और एग्जांपल देखो, सपोज लूप है और बार मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा है, मान लो इसके तरफ बार मैग्नेट को ला रहे हो, लेकिन अब की बार साउथ नीचे है और नॉर्थ ऊपर है और नीचे ये फॉल कर रहा है। तो अभी भी फ्लक्स तो बढ़ेगा ना, क्योंकि मैग्नेट तो पास आ ही रहा है, चाहे वो साउथ है चाहे नॉर्थ है, मैग्नेट फ्लक्स बढ़ा। तो अब हम क्या करेंगे ना, थंब अगेंस्ट बी। लेकिन अब बी किस तरफ होगा ये देखो, फ्लक्स तो बढ़ेगा, मैग्नेट पास आएगा। हाँ, लेकिन अब साउथ पोल है, तो साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड की लाइन साउथ पोल से बाहर नहीं आती है,
मैग्नेटिक फील्ड की लाइन साउथ पोल में जाती है, साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का घर होता है, वापस घर में घुसती हैं वो, नॉर्थ से निकाली जाती हैं, साउथ उनको बुलाता है आ जाओ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस बार अप, तो उसका अपोजिट अगेंस्ट बी क्या हुआ, डाउन, ऊपर अप का अपोजिट डाउन। तो आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड, अब आपको राइट हैंड का थंब नीचे रखना है, ठीक है। तो जब आप अपना राइट हैंड थंब नीचे की तरफ रखोगे, थंब नीचे की तरफ ऐसे, तो आपकी जो रिमेनिंग 4 फिंगर्स आपको होंगी, जब उनको बंद करोगे थंब को नीचे पुट करके राइट हैंड के करके देख लीजिए आप, तो अब आपकी फिंगर्स इधर की तरफ, बाहर की तरफ ऐसे टर्न करेंगी। सही सही कर रहे हैं ये चीज? यस सर, क्लॉकवाइज रोटेट होगा। हाँ, तो यही डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, इसी को इंड्यूस करंट कहते हैं, इसको कहते हैं इंड्यूस करंट। और ये फेराडेस का एक्सपेरिमेंट था कि मैग्नेट को लूप के पास लाने से या मैग्नेट को लूप से दूर ले जाने पर लूप में ऑटोमेटिकली करंट फ्लो कर जाती है, और इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना कहा गया है। यही पूरा सेटअप जो है आपका कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का आना, इलेक्ट्रो दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन वर्ड का मतलब होता है किसी के इन्फ्लुएंस से कुछ हो जाना, मतलब अगर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे ना, गूगल पे सर्च करेंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इंडक्शन वर्ड, तो इंडक्शन का मतलब होता है कि किसी की इन्फ्लुएंस की वजह से अगर कोई और फिनोमेना होने लगे तो आप उसको इंडक्शन का नाम दे देते हो। तो मैग्नेट के इन्फ्लुएंस से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी आने का मतलब करंट आएगी, वोल्टेज आएगा, पावर आएगी, और इसी पूरे आइडिया को डायनेमो में यूज किया गया है कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेट्स का यूज कर सकते हैं। तो लेंज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उन्होंने ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी यानी कि जो करंट आएगा वो किस तरफ आएगा, वो क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमसे मिलिए आप, इस ये जानने के लिए कि करंट किधर जाएगा, इसके लिए आप मेरे पास आओ, मैं बता रहा हूँ कैसे कह जाएगा करंट। ये तो मैंने आपको एग्जांपल लिए फ्लक्स के इंक्रीज करने वाले, मैं कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अप एंड डाउन वाले एग्जांपल ले रहे हैं बिकॉज फेस टू फेस हम लोग सामने नहीं है, तो अप एंड डाउन वाले एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझ पाओगे। वैसे तो क्वेश्चन तो और भी आते हैं। अब आप मान लो अगला एग्जांपल ऐसे है, नॉर्थ साउथ, लेकिन ये मैग्नेट आपसे दूर जा रहा है नाराज होकर के। अब बताओ क्या होगा। तो पहला काम क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर निकलना है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर, ये डायरेक्शन बी का है, यानी मैग्नेटिक फील्ड डाउन। लेकिन इस बार फ्लक्स का क्या हो रहा है, अगर मैग्नेट गुस्सा होकर के दूर जा रहा है आपसे, नाराज हो गया है, तो इस बार फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो जब फ्लक्स डिक्रीज हो तो फिर लेंज ने कहा कि सुन लो मेरी बात ध्यान से, उन्होंने कहा कि अब आप अपना थंब बी के साथ रख दो, थंब अलोंग बी रखो, जब बढ़े तो बी के अपोजिट रख लेना, लेकिन जब कम होने लगे फ्लक्स तो अपने थंब को अलोंग बी रखिए, दैट मीन्स डाउन, और उसके बाद अपनी मुट्ठी बंद करो आप। तो फिर हमने क्या किया, अपना राइट हैंड का थंब नीचे रख दिया, और बाकी हमने अपने फिंगर्स को देखा कि कैसे मुट्ठी कैसे बंद होगी। अब बताओ क्लॉकवाइज बंद होगी कि एंटी क्लॉकवाइज बंद होगी? ये क्लॉकवाइज। पक्का सभी लोग? राइट हैंड का थंब नीचे रखो, राइट हैंड का थंब नीचे रख करके बताओ कि मुट्ठी बंद होने का तरीका क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? तो इसका क्लॉकवाइज। हाँ, तो ये डायरेक्शन होगा करंट का, यानी कि ये इस तरीके से करंट फ्लो करेगा इसके अंदर। दो रूल ध्यान रखना, फ्लक्स बढ़े जब तो थंब अगेंस्ट बी, और फ्लक्स जब कम हो तो थंब अलोंग बी। सर ये सब कंक्लूजन्स एक्सपेरिमेंट से ही आए ना? हाँ, सब ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। सर साइंटिस्ट कंफ्यूज नहीं होता कब डाउन कब वो? अरे तो साइंटिस्ट तभी तो साइंटिस्ट हैं। ये बताओ, अभी कल 3 को नोबेल प्राइज मिला है। यस सर। है ना, एक दो उसके है, एक कोई ब्लैक होल के ऊपर ना पता नहीं, एक लेडी भी उसमें, लेडी भी एक में। यस सर। समझे बच्चा? सोचो,
मतलब पूरी लाइफ लग जाती है इन लोग की एक एक एक्सपेरिमेंट करने में। लेकिन फेरेडेस का जो ये एक्सपेरिमेंट है, आप सोचो ना, अगर आज उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कितनी मतलब इजीली अवेलेबल हो गई हमको, तो कंफ्यूज तो होते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो लोग भी होते हैं, बट क्या होता है कि वो दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं। वो आपको 24 आवर्स अपने लैब में ही मिलेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं सोते हैं वो लोग, उनका काम ही यही है। चलो एक बार बच्चा हम लोग फिर से कंक्लूड कर दें। मैं समझ गया कि हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये दोनों बातें कैसे याद रखूं मैं, सर अगर रिवाइज ना करे ज़्यादा टाइम तक तो भूल जाओगे, भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल भूल जाओगे। फ्लक्स इंक्रीज होने पर थंब को अगेंस्ट भी रखना है, ये याद रखने वाली पॉइंट है, और फ्लक्स के डिक्रीज होने पर थंब को अलोंग भी रखना है, ये बात आपको याद रखनी है। और वो भी कौन सा थंब, पैर का या हाथ का? सर हाथ का। हाथ हाथ का। और हाथ में भी कौन सा? राइट। राइट राइट वाला। तो ये सब होता है, क्या है बता लो ना, कि लोग लेफ्ट हैंड का यूज कर लेते हैं। एक तो मैग्नेटिज्म ने कंफ्यूज कर रखा है, मैग्नेटिज्म के अंदर इतने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के रूल बन चुके हैं कि कंफ्यूजन वहां से भी होती है। कोई आता है लेफ्ट हैंड रूल लेके चला जाता है, कोई आता है राइट हैंड रूल देके चला जाता है, मतलब जिसका जो मन कर रहा है। सब अपने हिसाब से चलते हैं इसमें। अब देखो इसमें क्या है, ये जैसे मान लो हमने क्या किया, एक बॉक्स टाइप की चीज बनाई, ठीक है, ऐसे मैंने करके एक बॉक्स टाइप की चीज बनाई है यहाँ पर। सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस बॉक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स हैं यार, इस बॉक्स में मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, और वो सब क्रॉस करके हैं, मतलब ऐसे। क्रॉस का मतलब क्या होता है, किधर है मैग्नेटिक फील्ड? सर इनटू। इनटू, मतलब तो 20 लिख दे रहे हैं, इनटू अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं ना, हम एक लूप को इसके अंदर मूव कराने जा रहे हैं। मान लीजिए इसके अंदर एक लूप मूव करेगा, तो ये एक हमने लूप ड्रॉ किया, और ये लूप इसके अंदर एंटर कर रहा है, इसमें जा रहा है, वो एंट्री हो रही है इसकी। आप बताओ इसके अंदर कैसा करंट फ्लो करेगा, किस तरीके से करंट फ्लो करेगा। और एक और लूप है वहीं पर, एक और लूप है जो उसके अंदर है, और एक और लूप है जो इससे बाहर निकल रहा है। 3 केसेस हैं आपके सामने। एक लूप इससे एग्जिट कर रहा है, एक लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है, ध्यान से समझना। एग्जिट, और ये उसके अंदर ही है, ये मूव तो कर रहा है लेकिन ना तो। और इस बॉक्स के आउटसाइड नो मैग्नेटिक फील्ड, इस बॉक्स के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। मतलब फील्ड इज ओनली इनसाइड बॉक्स, पूरा पूरा। मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूं, ओनली इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो ये बताओ, जो आपका फर्स्ट केस है, केस नंबर 1, सेकंड केस केस नंबर 2, और थर्ड केस केस नंबर 3। केस नंबर 1 में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है या फिर कांस्टेंट है? क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? देखो, आप नो मैग्नेटिक फील्ड जोन से मैग्नेटिक फील्ड की जोन में जा रहे हो। बात समझ, देखो सर इंक्रीज होगा फिर। हाँ, मतलब अगर मैं इसको फिर से कहूँ ना, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ये लूप पहले यहाँ था, बाहर था, तो पहले ये जहां पे था वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। दिस लूप वाज इन अ स्पेस ऑफ नो मैग्नेटिक फील्ड। फिर जैसे जैसे ये एंटर करा, धीरे धीरे इसको ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाने लगा। आपको बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। तो फ्रॉम नो मैग्नेटिक फील्ड एरिया, एक ऐसी जगह पर लूप था जहां पर मैग्नेट था ही नहीं, और आप वहां से चल करके एक मैग्नेटिक फील्ड में आ गए, तो एक तरीके से आप मैग्नेट के पास आ गए ना। यस सर। तो ये क्या हुआ, फ्लक्स बढ़ा है या फ्लक्स कम हुआ है यहाँ पर? सर बढ़ा है। हाँ, ये चीज समझ लो, क्योंकि यही बात अगर समझ जाओगे तो सब हो जाएगा। यानी कि जब पहला वाला केस है, यानी कि जो केस नंबर 1 है, उसमें आप कह सकते हो कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। केस नंबर 3 में क्या हो रहा है? सर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बाहर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड।
और 2 में क्या हो रहा है? सर नहीं है सर, उधर ही इंक्रीज डिक्रीज सुनिए, नहीं है। फ्लक्स बराबर बी इंटू ए, इनमें से क्या बदल रहा है बताओ? क्या मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है कि इसका एरिया बदल रहा है? तो कुछ नहीं बदलेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो फ्लक्स कांस्टेंट है। तो ये बताओ ईएमएफ किस में आएगा और किस में नहीं आएगा, क्योंकि फैराडे ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमेशा ईएमएफ आएगा। फैराडे ये कहते हैं, बार बार सुनिए उनके लॉ को, वेन एवर, जब कभी भी द मैग्नेटिक फ्लक्स। 183 में। हाँ, तो पहली बात तो आप ये कहोगे, फैराडे लॉ को अगर अच्छी तरीके से समझ रहे हो तो आप ये कहोगे कि थर्ड केस में तो ईएमएफ आएगा ही नहीं आएगा, इन दोनों में आएगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले में लेंज लॉ के हिसाब से फ्लक्स बढ़ रहा है, तो आप अपना थंब क्या रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखोगे या उसके अपोजिट रखोगे? सर उसके ऑपोजिट। तो अपोजिट क्या है? पहले वाले में करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। हाँ जी शाबाश। बी इंटू है तो आप थंब को आउट रखिए बाहर की तरफ, और जब फ्लक्स कम होगा तो अपने थंब को बी की डायरेक्शन में रखो, और बी इंटू है यानी थंब भी इंटू कर दो। और अब बताओ क्या आंसर बनेगा पहले वाले में? थंब को पहला एंटी क्लॉकवाइज और थर्ड क्लॉकवाइज। पहला clockwise. एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड क्लॉकवाइज। शाबाश। पहले वाले में एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा और दूसरे वाले, थर्ड वाले में क्लॉकवाइज करंट। पक्का आप लोग समझ गए इसको? यस sir. सर। हाँ, तो पहले वाले में करंट ऐसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे फ्लो करके आएगा, और दूसरे वाले में करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। ये लेंज का कंट्रीब्यूशन है। लेंज ना होते तो शायद हम लोग डायरेक्शंस को क्लियर ना कर पाते। अब जैसे अभी पूछा इसने कि सर साइंटिस्ट कंफ्यूज नहीं होते क्या, तो फैराडेस कंफ्यूज हो रहे थे। एक्चुअल स्टोरी में फैराडेस कंफ्यूज हो रहे थे, उनको खुद नहीं समझ, वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये हो क्यों रहा है। मतलब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, करंट तो आ रहा था, लेकिन वो करंट की डायरेक्शन को पकड़ नहीं पा रहे थे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में क्लॉकवाइज करंट आ रहा था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स में एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रहा था। तो फैराडेस की भी एक दिमाग की लिमिट थी, उनको समझ ही में नहीं आ रहा था कि यार ये सब हो क्या रहा है। एक्सक्यूज मी सर, जी तो फर्स्ट और थर्ड केस में थंब की डायरेक्शन तो एक ही जगह होगी ना? नहीं, कैसे? तो उधर इनटू है, मतलब फर्स्ट केस में एंटर हो रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और थर्ड केस में एग्जिट हो रहा है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब स्क्रीन के अंदर, अगर आप लैपटॉप पर देख रहे होगे या मोबाइल पर देख रहे होगे तो इस इनटू मतलब स्क्रीन के अंदर। सुनो Yes. बच्चे, सुनो, फर्स्ट केस में आप थंब किधर रख रहे हो? फर्स्ट केस में थंब किस तरफ रख रहे हो? लेफ्ट की तरफ। नहीं, लेफ्ट नहीं रखना है, लेफ्ट नहीं रखना है बच्चा इसमें। सॉरी, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ऊपर भी नहीं। अब सर इसमें ऊपर ही तो होगी। आप इस टाइम किस पे पढ़ रहे हो, मोबाइल पे पढ़ रहे हो कि लैपटॉप पे पढ़ रहे हो, ये बताओ। लैपटॉप। तो लैपटॉप टैबलेट। जो नहीं, एक्चुअली वान्या से पहले पूछे, लैपटॉप की जो आपकी स्क्रीन है जहां पर विजिबल हो रहा है आपको, यस सर। आप उस स्क्रीन से थंब को अपनी आंखों की तरफ रखो, अपनी आईज की तरफ। यस सर। अब बताओ आपके राइट, आपकी मुट्ठी कैसे बंद हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। वही दिखाया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि ये जो क्रॉस का मतलब होता है अंदर जा रहे हैं, अंदर। यस सर। अलग से फिगर बना दे रहा हूँ उसका, अगर तुमको इसमें डायरेक्शंस में कंफ्यूजन है तो मैं अलग से एक फिगर बना के दिखा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। समझ आ गया, अब समझ आ गया। हाँ ठीक है बच्चे, बाकी लोग को समझा दे रहे हैं। ये रेक्टेंगल है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कंफ्यूजन है तो मैं दिखा दे रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस रेक्टेंगल के अंदर जा रही है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। इसको कहते हैं इनटू, और दूसरे साइड पे कहते हैं आउट। अब समझ में आया आपको? और ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया ना, ये रेक्टेंगल आपके लिए स्क्रीन है, उसका लैपटॉप का स्क्रीन है आपका, तो स्क्रीन के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले वाले केस में आपको थंब आउट रखना है, इसका मतलब पहले वाले केस में थंब आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन से बाहर की तरफ लाना है, और जब आप अपने थंब को लैपटॉप स्क्रीन से बाहर लाओगे तो आपकी फिंगर जो बंद होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज ही बंद होंगी, और एंटी क्लॉकवाइज ही इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। क्लियर हो गया? अभी आपकी इसमें भी डाउट है? बताओ बच्चे। तो समझ आ गया। ठीक है, और किसी को डाउट? नो सर, सर ये तो ठीक है। ज्यादा इजी है। लेंज लॉ मतलब बच्चा इजी नहीं है, मैं भी बोल रहा हूँ, इसके ध्यान से रखो।
क्योंकि ये EMI का जो चैप्टर है, EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये जो चैप्टर है ये रियली में टफ है। मतलब अभी आप जब 12th क्लास में इस चैप्टर के डेप्थ में जाओगे तो ये टफ होगा। हाँ जी बच्चे, थैंक यू रविश। जो लेंज का वर्क है ना, लेंज का वर्क ज्यादा खतरनाक है क्योंकि डायरेक्शन देखी जा रही है ना इसमें, कि कब क्लॉकवाइज करंट होगा, कब एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, ये काम लेंज ने बताया था। फैराडे ने तो सिर्फ इतना कहा था कि अगर आप मैग्नेट के पास जाते हो या मैग्नेट से दूर जाते हो, या फिर मैग्नेट आपके पास आता है या फिर मैग्नेट आपसे दूर जाता है, या फिर आप मैग्नेट के आसपास किसी लूप को पुल करके उसका एरिया बढ़ा देते हो या उसको कंप्रेस कर देते हो, कुल मिलाकर के कुछ भी कोई भी हरकत करो आप, आपके किसी भी हरकत की वजह से अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो आप उस लूप के अंदर एक करंट आ जाएगा। फैराडे का ये कहना था। आप मैग्नेट के पास जाओ, मैग्नेट आपके पास आए, आप मैग्नेट से दूर जाओ, मैग्नेट आपसे दूर जाए, या कोई कोई दूर ना जाओ, मैग्नेट जहां है वही रहे, आप जहां हो वही रहो, कोई एक दूसरे के नजदीक नहीं जा रहा, लेकिन आपके हाथ में जो लूप है उसको खींच खींच के आप बड़ा कर रहे हो, यानी कि आप उसका एरिया बदल रहे हो। तो ये सारी चीजें फ्लक्स को बदलने में कंट्रीब्यूट करती हैं। गोइंग टुवर्ड्स मैग्नेट, गोइंग अवे फ्रॉम मैग्नेट, इससे मैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है। और पुलिंग द लूप, प्रेसिंग द लूप, एरिया ऑफ लूप बदल जाएगा। दोनों का अल्टीमेट क्या होगा, फ्लक्स बदल जाएगा। यहीं पर फैराडे की जो है लॉ इंट्रोड्यूस हो जाती है कि फ्लक्स बदल गया मतलब वोल्टेज आ गया, वोल्टेज आ गया मतलब करंट आ गया। तो जब करंट आ गया तो लेंज को बुलाया गया कि भैया लेंज इधर आओ जरा। बोले क्या है यार, इसमें करंट आ रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि करंट क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो लेंज ने कहा कि मेरा ये रूल याद रखो, फ्लक्स बढ़े तो अपना थंब अगेंस्ट बी कर देना, और फ्लक्स कम हो तो थंब को अलोंग बी करके अपनी मुट्ठी बंद कर लेना, आपको मालूम चल जाएगा करंट किधर आएगा। अब जाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तीनों लॉ कंप्लीट हो जाते हैं। 3 लॉ का मतलब क्यों है, 2 लॉ फैराडेस की तरफ से आए थे और तीसरा लॉ लेंज लॉ की तरफ से आया था। और फैराडेस लॉ में कितना वोल्टेज आएगा ये कैसे कैलकुलेट करना है, कितना वोल्टेज आएगा, तो इसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिया है। कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है वो निकाल लीजिए और उसको टाइम से डिवाइड कर दो, इसको रेट ऑफ फ्लक्स कहते हो। एक ये एग्जांपल और प्लस एक ये वाला एग्जांपल। ठीक है बच्चा लोग? यस सर। यस। चलिए जी, तो इतने रखते हैं आज।